हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और मेरा पहला पॉडकास्ट है। खालिद के साथ हमने करी है चिट चैट और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी है। अगर कुछ रह गया हो या आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करिएगा। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज पहले भी खालिद आ चुका है व्लॉग में कई बार, लेकिन आज मैं दूसरे तरीके से इसको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है इसके पास जो नॉलेज है वो आम लोगों तक थोड़ी बहुत पहुँचनी चाहिए जिससे लोग फ़ायदा उठा पाएँ। तो इसका दूसरी तरीके से इंट्रोडक्शन देती हूँ आज मैं। ये डॉक्टर है और रिसर्च लाइन में है और रिसर्च करता है वायरसेस के ऊपर। तो हम पूछेंगे कुछ क्वेश्चन जिनके और आसान लैंग्वेज में पूछूंगी मैं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा कोई ज्ञानी तो हूँ नहीं तो आसान लैंग्वेज में पूछूंगी जिसका जवाब ये भी आसान ही लैंग्वेज में देगा, जिससे आम लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेसिक चीज़ें पता हो और अपने लिए कुछ वो फ़ायदा उठा पाएँ। तो पहला जो सवाल ये है, सवाल से पहले तुम अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करवा दो लोगों को कि कहाँ पे जॉब है तुम्हारी और बेसिकली क्या जॉब है। तो अभी मैं ग्लासगो में हूँ, जो कि यूके में स्कॉटलैंड का पार्ट है। और उसमें एक वहाँ पे सेंटर ऑफ वायरस रिसर्च है, जहाँ पे वायरस पे रिसर्च बेसिकली की जाती है। सभी तरीके के वायरसेस पे एक्सक्लूसिव रिसर्च होती है। और मैं जिस लैब में हूँ उस लैब में 2 वायरसेस पर्टिकुलरली फॉलो किए जाते हैं रिसर्च के लिए, जिसमें पहला है आपका, सभी जानते हैं आजकल तो, कोरोना वायरस। और दूसरा है इन्फ्लुएंजा, जो कि वो भी एक बहुत फ्रीक्वेंट वायरस है, जो कि सर्दियों में और नज़ला ज़ुकाम और इन सब में होता है। तो हम इन 2 वायरसेस का मैकेनिज्म स्टडी करते हैं कि जब भी कोई दवा या वैक्सीन बनानी होती है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये वायरस काम कैसे करता है या सेल्स में इन्फेक्ट कैसे करता है। तो जब वो पता आप कर लेंगे तो फिर उसके बाद फिर आप डिज़ाइन कर सकते हैं कि भाई ठीक है, अब मैं इस तरीके की लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो अब आप पर्टिकुलर कोई दवा बना सकते हैं उसके लिए। तो आपको वो मालूम करने के लिए उसका पहले मेथड पता होना चाहिए कि वो वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है। तो अब लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि लोग बहुत फ्रीक्वेंटली दवाएं खाते हैं, चाहे वो सर दर्द की हो। जो फ्रीक्वेंटली लेते हैं वो यही है, सर दर्द हो गया दवा खा लो, और ज़ुकाम है तो दवा खा लो। तो ज़ुकाम जो है, पहली बात तो वो दवाओं से जाता है कि नहीं जाता है, या वो अपना टाइम लेता है उस पर। और जो फ्रीक्वेंटली दवा खाते हैं पेन किलर्स किसी भी चीज़ के लिए, तो वो किस लेवल पे बॉडी को इफ़ेक्ट करती हैं। तो पहला तो ये हम लोग एक आदत है यहाँ इंडिया में, हर आदमी दवा बहुत ज़्यादा खाता है। कुछ भी हल्का फुल्का होता है तो आदमी फ़ौरन नज़ला ज़ुकाम, एंटी एलर्जिक और एंटीबायोटिक तो बहुत ज़्यादा, बच्चा भी जाके ले सकता है दुकान से, तो वो भी खाना शुरू कर देते हैं। सबको नाम रट गए हैं। सबको नाम रट गए हैं। और 1-2 दिन में अगर कोई चीज़ सही नहीं होती है तो यहाँ पे दवा का बहुत ज़्यादा चलन है। जो कि यूके में वो लोग, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि वो लोग आसानी से दवा नहीं देते हैं, कोशिश करते हैं कि पहले आप खुद रिकवर हो सके। तो 1 वीक 10 दिन तक तो आपको कोई दवा नहीं दी जाती है, उसमें सेल्फ रिकवर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं बीच में रोकूंगी कि जो लोग इंडिया से जाते हैं बाहर किसी भी कंट्री में, तो नॉर्मली सब जगह यही है कि वो दवाएं नहीं देते हैं ज़ुकाम या किसी भी ऐसी चीज़ के लिए। तो इंडियंस जो है, हम लोगों को आदत होती है भाई कुछ भी है डॉक्टर के पास गए हमें दवा मिलती है। तो वो परेशान ये होते हैं कि ये लोग दवा नहीं देते हैं। वो उस चीज़ को हम लोग इंडियंस जो है हम बुरा मानते हैं कि ये दवा नहीं दे रहे हैं हमें। तो ये कितना सही है और कितना गलत है? नहीं, सही है। ये मुझे भी बहुत बुरा लगता था शुरू में। पहली बार जब मुझे बुखार हुआ तो 2-3 दिन हो गए बुखार नहीं उतर रहा था, तो मुझे थोड़ा एंजाइटी होने लगी कि भाई जाना पड़ेगा डॉक्टर एज यूजुअल, यहाँ पे जो ट्रेंड है। तो मैं गया तो उन्होंने जो है बोला कि आप रेस्ट करिए और पानी पीजिए और पैरासीटामोल से ज़्यादा, और उन्होंने घर भेज दिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि भाई मेरा बुखार नहीं उतर रहा और ये लोग ने मुझे पानी पीने के लिए बोल दिया जो कि एक बहुत मतलब बिजार लगता है जब आप यूज्ड टू नहीं हो उस चीज़ के। लेकिन आप धीरे धीरे आप समझते हैं कि वो
क्यों नहीं देते हैं दवा आपको। और उसका रीजन साइंटिफिक स्टडीज जब हम लोग करते हैं, जब प्रॉपर रिसर्च करते हैं वायरसेस में, तो कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स में ऐसे निकल के आता है कि जैसे आपको कोविड होता है या किसी को, तो आदमी एंटी एलर्जिक और दुनिया भर की दवाएं खाने लगता है। तो कितने सारे पेपर्स पब्लिश हुए जो ये दिखाते हैं कि जो आपका हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स है इनिशियली कोविड होने के बाद, जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है वायरस के प्रेजेंस में, और जो इन्फ्लेमेशन और ये सब चीज़ें होती हैं, वो इन्फ्लेमेशन एक्चुअली बॉडी को चाहिए होती है वायरस को बॉडी से निकालने के लिए। तो लोग क्या करते हैं, जब ये सब सिट्रेजिन और ये सब इस तरीके की एंटी एलर्जिक दवाएं खाने लगते हैं, तो आप अपना इम्यून रिस्पॉन्स और इन्फ्लेमेशन को रोक रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, वायरस ठीक होने के बजाय उल्टा आप पे साइड इफेक्ट ज्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं फिर उस केस में। तो वायरस का परसिस्टेंस आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उसको आपने अपना ही इम्यून रिस्पॉन्स और डिफेंस जो है लोअर कर दिया दवा खा के। तो अब उसको ज्यादा टाइम लगेगा आपकी बॉडी से जाने में, बजाय इसके कि आपको लगे कि दवा खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा। और ये सब बिल्कुल बेकार की बात है कि भाई एंटीबायोटिक खा के आप कोविड को बाहर कर देंगे, या कोई भी इन्फ्लुएंजा हो गया या कोई भी वायरस इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक खा के कोई फायदा नहीं है। बस उसमें एक फायदा ये है कि जिन जिन लोगों की थोड़ी इम्यूनिटी डाउन होती है, तो उसमें फिर दूसरे सेकेंडरी इन्फेक्शन होने लगते हैं, जैसे बैक्टीरिया या फंगस या उस तरीके की चीजें। तो उस केस में जब वो होता है तब वो एंटीबायोटिक दी जानी चाहिए, ना कि आप पहले से ही खाने लग जाए। एंटीबायोटिक का कोई फायदा नहीं है वायरस इन्फेक्शन में, ना कोविड में ना इन्फ्लुएंजा में। और आपको अपना खुद का इन्फ्लेमेशन और इम्यून रिस्पॉन्स, छींक और ये सब जो आता है, ये चाहिए होता है वायरस को रोकने के लिए। जितना आपको लगेगा आपको परेशानी होगी सांस लेने में, वो आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा 2-3 दिन। और शुरू के ही 2-3 दिन बहुत क्रिटिकल है वो रिस्पॉन्स में। अगर आपने वो रोक दिया वहां पे, तो वायरस की साइकिल जो है वो हफ्ता भर से बढ़ के 14-15 दिन, 20 दिन, और उसका अफेक्ट 1 महीने तक भी फिर आप देखेंगे कि खांसी आ रही है, नहीं जा रही है, कोविड ठीक हो गया बट भाई वीकनेस लग रही है मुझे बहुत ज्यादा। तो ये चीजें परसिस्ट करती हैं बहुत ज्यादा, तो आप अननेसेसरी दवा मत खाएं, स्पेशली एंटी एलर्जिक और एंटीबायोटिक्स। अच्छा, तो अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि स्ट्रेस जो है, आज की जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से स्ट्रेस कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी बॉडी को और बीमारियों को। तो इसमें भी हम लोग का एक पेपर पब्लिश्ड है, जिसमें पर्टिकुलरली ये देखा गया कि भाई जब आप सेलुलर स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं किसी सिस्टम में या एनिमल मॉडल्स में या सेल्स में, तो उनका हाइपर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब वो सेल्स का एक होता है ना कि हर चीज़, भाई ऊपर वाले ने हर चीज़ लिमिट में बनाई हुई है कि भाई जितना चाहिए उतना रिस्पॉन्स चाहिए। इम्यून रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छी चीज़ है बीमारियों को रोकने के लिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो हम लोग ने ये देखा कि ये डिफरेंट वायरसेस के साथ था, ये जीका और डेंगू के साथ था। तो उसमें हमने ये देखा कि जब स्ट्रेस होता है सेल्स के अंदर, तो जीका जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स है वो ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे चला जाता है। तो वायरस तो सरवाइव नहीं करता है, लेकिन उस हायर इम्यून रिस्पॉन्स जो आपकी बॉडी माउंट कर रही है, उससे और सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगते हैं। मतलब आपको फिर ऑटो इम्यूनिटी, एलर्जिक रिएक्शंस, आर्थराइटिस और इन सब चीज़ों की मतलब ऑब्जर्वेशन में देखा कि ये सारे कंक्लूजन्स में कि भाई 10 तरीके की डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होने लग गई। उसमें आपका आप कह सकते हो कि उसमें डायबिटीज भी रिलेटेड है, उससे हाइपरटेंशन भी है, उसमें सारा स्ट्रेस की वजह से, जो स्ट्रेस बेस्ड है ये सारा। तो आप वायरस से तो फिर आपका मतलब नहीं रहा, लेकिन स्ट्रेस से फिर आपने अपने ऊपर, खुद के ऊपर 10-12 डिफरेंट कंडीशंस को आप इंड्यूस कर लेते हैं, जो कि अगर वो परसिस्ट कर गया लंबे टाइम तक, हर चीज बहुत जल्दी नहीं होती है। ये स्ट्रेस अगर रहेगा आपके सिस्टम पे बहुत लंबा टाइम तक, फिर उसका असर आपकी बॉडी में ये सब देखने को मिलेगा कि भाई आपका जो है डायबिटीज हो रही है, प्रोन हो गए बहुत ज्यादा, हाइपरटेंशन के प्रोन हो गए बहुत ज्यादा, बीपी आपका बढ़ने लग गया। तो ये स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा रिलेटेड है इन सब चीजों से। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है कि कोविड पे जैसे जो रिसर्च चल रही है, तो सबको ही ये क्यूरियस होते हैं लोग, आम जनता जो है, कि कोविड जाएगा या नहीं जाएगा, या इसकी क्या सिचुएशन है कोविड के बारे में। एज अ लेमैन मैं चाहूँगा कि ये चला जाए, बट एज अ साइंटिस्ट जो है ये मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी जाएगा। अब ये परसिस्ट करेगा सोसाइटी में, जैसे कि बाकी वायरसेस आप देखते हैं कि इन्फ्लुएंजा भाई सालों साल से वैक्सीन हर साल उसकी आती है नई, क्योंकि वायरसेस में क्या है कि वो
एक समान नहीं रहते, वो चेंज होते रहते हैं। यही प्रॉपर्टी कोविड की भी है कि वो अपने प्रोटीन्स और अपने डिफरेंट टाइप्स के जो जीन्स हैं उसमें बहुत वेरिएशंस उसमें आते हैं, क्योंकि वो अलग अलग लोगों से होता हुआ आता है, तो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है चेंज होने के लिए। तो जितना वो इन्फेक्ट करेगा उतने ही उसकी कैपेसिटी चेंज होने की बढ़ती रहेगी। तो ये काइंड ऑफ मतलब नेवर एंडिंग साइकिल टाइप है। तो अब जैसे इन्फ्लुएंजा की आप लोग वैक्सीन लेते हैं सर्दी में, वैसे ही कुछ दिनों में आप देखेंगे कि कोविड की भी वैक्सीन तो ऑलरेडी है ही, वही वैक्सीन को एज पर द वायरस, जो करंट वायरस सर्कुलेट कर रहा होगा उसके बेसिस पे नई वैक्सीन डिजाइन करके वो लोग ट्वीक करते रहेंगे धीरे धीरे कि भाई इफेक्टिविटी उसकी बरकरार रहे। बट ये मुझे नहीं लगता कि जाएगा इजीली पूरी तरीके से ये अब जाएगा, ये परसिस्ट करेगा। और आप देख रहे हैं बहुत सारे वेरिएंट्स अब अफ्रीका से, यूके से, XCC और इस तरीके के वेरिएंट्स भी अब धीरे धीरे आ रहे हैं, जो कि उतने हार्श नहीं है अभी बॉडी पे, बट ये है कि उनका ऑकरेंस जो है वो रहेगा अभी, और वो जाएगा नहीं इतने आराम से। इजी लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें तो लोगों का ये होता है, हमने तो वैक्सीन लगवा ली थी कोविड की और फिर भी अब हमें नहीं होगा। कुछ लोगों को तो ये होता है हमें होगा ही नहीं। अब जैसे अगर लहर चल रही है तो बहुत सारे लोग मास्क ही नहीं लगाएंगे कि हम तो वैक्सीन लगवा चुके हैं, हमें मास्क की क्या ज़रूरत है, या हमें तो अब होगा ही नहीं, या फैल रहा है तो ये वो चीज़ नहीं है क्योंकि इसकी तो वैक्सीन आ चुकी है, तो ये कोविड नहीं है। अब कई लोगों को ये भी है मिथ जो चल रहा है सोसाइटी में कि अब ये कोविड नहीं है। तो इसके बारे में नहीं, कोविड तो वो थोड़ा सा इग्नोरेंस भी आता है यहाँ पे लोगों का कि कोविड नहीं है, लेकिन जो बेसिकली लेमैन जो इस फील्ड से एसोसिएटेड लोग नहीं है, वो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती इसके बारे में। बट ये है कि कोविड अभी भी है और परसिस्ट कर रहा है। अभी 2 हफ्ते पहले ही मुझे हो चुका है डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ रिसर्चर और वैक्सीन और सब कुछ। तो आप ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन लेके भाई मुझे कोविड हो गया। लोग बोलते हैं कि मेरे नेबर्स मुझे बोलते हैं कि भाई मैंने तो वैक्सीन ली थी लेकिन भाई मुझे दूसरी बार हो गया। तो ये कैसे हो गया? तो पॉजिटिव साइड ये है कि भाई वैक्सीन कंप्लीटली प्रिवेंट तो नहीं करेगी उसको, बट आप ऐसे सोचिए कि मे भी अगर आप वैक्सीन नहीं लें और आपका इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा सा और लोअर साइड रहे, तो हो सकता है आपके सिम्टम्स जो 10 दिन रहे हो या 15 दिन रहे हो, वो हो सकता है और सीवियर हो सकते थे, आपको नहीं पता उसके बारे में। तो आपको हमेशा तैयार रहना है अपने तरीके से। अपने वैक्सीन लीजिए, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो प्रूवन वैक्सीन है, जो वैलिडेटेड वैक्सीन है, उनको लीजिए, हमेशा फॉलो अप करिए। और बाकी सब तो ये है कि भाई इम्यून रिस्पॉन्स आपका लो और हाई वो तो डिपेंड करता है आपका वैक्सीन। ऑल्सो हर बॉडी वैक्सीन को डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स देती है। कुछ लोगों का वैक्सीन और इम्यून रिस्पॉन्स ऑलरेडी थोड़ा कमज़ोर होता है, तो वैक्सीन को भी कमज़ोरी से ही रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उनका ठीक है, एक बेस लेवल है और वैक्सीन के बाद थोड़ा सा वो एटलीस्ट बेटर हो जाता है। लेकिन ये नहीं होगा कि कोविड रुक जाएगा या कोविड की इन्फेक्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन आप ऐसे हमेशा सोचिए, जब भी आपको इन्फेक्शन हो तो आप ऐसे सोचिएगा ये चीज़ मुझे 10-15 दिन लास्ट कर गई, मैं बहुत बीमार रहा, मैं बहुत परेशान था, मे भी अगर वैक्सीन नहीं होती तो ये ज़्यादा सीवियर हो जाती आपको। तो ये ध्यान में रखें। और इसी के साथ पूछते हैं यूके की लाइफ के बारे में और कैसी है वहाँ की लाइफ, और अगर यहाँ से कुछ बच्चे वहाँ पढ़ने जाना चाहते हैं इसी फील्ड में, रिसर्च वाली फील्ड में, तो बच्चे किस तरीके से वहाँ पे पहुँच सकते हैं और क्या अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए वहाँ पर, इंडियन बच्चों के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो मैं रिसर्च के बारे में बता सकता हूँ आपको, क्योंकि अपनी फील्ड का अगर कोई बच्चा इस लाइन में जाना चाहता है तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूके आके रिसर्च करने के लिए, तो उसका बहुत सीधा सा तरीका है कि पहली बात तो आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए। कोई भी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पर्टिकुलर फील्ड में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप रिसर्च को कैरी ऑन करने के लिए मोटिवेटेड नहीं है अंदर से, तो ये एक ऐसी फील्ड है जो आप बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाएंगे इससे। और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप ज़बरदस्ती इस चीज़ को करते हैं, तो बाकी फील्ड में फिर भी हर फील्ड का ये है कि भाई इंटरेस्ट हो तभी आदमी जाए। लेकिन रिसर्च में मैं कहूँगा, स्पेशली बायोलॉजिकल रिसर्च में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो चीज़ ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत लें। और अगर आपको इंटरेस्ट है, आप बिल्कुल फॉलो करना चाहते हैं, तो बिल्कुल फॉलो करिए। उसके लिए आपको बहुत सीधा सा तरीका है कि आप अपना ग्रेजुएशन करें किसी भी बायोलॉजिकल साइंस की स्ट्रीम में, उसके बाद मास्टर्स करें, वो बहुत ज़रूरी है।
और फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके बाद आप उसको फॉलो करें एज अ पीएचडी। तो पीएचडी आप उसी से रिलेटेड एक पर्टिकुलर टॉपिक, या पीएचडी थोड़ा सा और नैरो डाउन हो जाती है, सब्जेक्ट से हट के वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च होती है कि अब आपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स, सपोज आपने बायोकेमिस्ट्री में या माइक्रोबायोलॉजी में, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ वाले हैं वो माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, या नॉर्मल कैंसर बेस्ड रिसर्च होती हैं उसके लिए आप बायोकेमिस्ट्री इस तरीके की फील्ड ले सकते हैं। फिर फाइनली जब आप पीएचडी करते हैं तो एक पर्टिकुलर लैब में आपकी पीएचडी होती है। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि वो लैब में पीएचडी करने के लिए कौन से पर्टिकुलर रिसर्च थीम में आप काम करना चाहते हैं, जो आपका सबसे ज़्यादा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ होना चाहिए फ्यूचर में। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अब आपने माइक्रोबायोलॉजी में, बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपने माइक्रोबायोलॉजी में इन्फेक्शियस डिजीज़ में रिसर्च कर ली और आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे कैंसर बेस्ड चीज़ में स्विच होना है फ्यूचर में। वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका जो फ्यूचर जो प्लेसमेंट होगी वो पीएचडी में किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने रिसर्च करी है उसी के एक्सपेंशन में काम होगा बेसिकली। तो ये चीज़ को ध्यान में रख के वो धीरे धीरे मास्टर्स में आके आपका माइंडसेट बनने लग जाता है कि मुझे क्या पसंद है, कौन से सब्जेक्ट में फॉलो अप करना है। और पीएचडी के लिए अगर आप यूके में पीएचडी करना चाहते हैं तो उसमें कुछ फेलोशिप्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। वो कॉम्पिटिटिव फेलोशिप्स होती हैं काफ़ी, उसमें आपको फंडिंग, मेन प्रॉब्लम यूके में फंडिंग की है। उसके लिए आपको फेलोशिप्स मिले तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सेल्फ फंड कर सकते हैं अपने आप को और आप बिल्कुल चाहते हैं कि मैं पीएचडी यूके में करूँ, हाँ, तो फिर आप सेल्फ फंड करेंगे, लेकिन उसके लिए आपकी ट्यूशन फीस और ये सब आपको खुद से रहना खाना वगैरह खुद से बेयर करना पड़ेगा, और जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। मतलब ऑलमोस्ट वो इंडियन रुपीज़ में मैं कहूँ तो 40-50 लाख पर ईयर के हिसाब से होगा, जो 3 इयर्स की पीएचडी होती है उसमें। और इंडिया से पीएचडी करके भी आप यूके जा सकते हैं एज अ पोस्ट डॉक्टोरल फेलो। अगर आप इंडिया से रहना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन मास्टर्स इंडिया में कर लीजिए, पीएचडी भी इंडिया में कर लीजिए, और फिर आप पोस्ट डॉक के लिए यूके जा सकते हैं, जिसमें आपको खुद कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे, आपको सैलरी मिलेगी काइंड ऑफ। तो आप अगर फंडिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से फिर आप अपना वही पीएचडी के लिए CSIR नेट और ICMR की फेलोशिप्स होती हैं, उसके एग्ज़ाम्स देके वो एग्ज़ाम क्लियर करिए, अपनी फेलोशिप लीजिए, पीएचडी करिए, और फिर यूके में या किसी भी कंट्री में आप पीएचडी के बाद आप ओपन हो गए, अब आपको कहीं पे खुद से पैसा देने की लिमिटेशंस नहीं रहती है पीएचडी के बाद। ये तो नॉलेज मिली कि भाई किस तरीके से आप कर सकते हैं, वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं और जॉब किस तरीके से फिर आगे आपकी होगी। बच्चों को अगर हम मोटिवेट करना चाहें कि तुम्हारी वाली फील्ड में आए, तो क्या सबसे ज़्यादा जो लोगों को होता है कि पता नहीं हमें इसमें हमारा फ्यूचर है कि नहीं, बच्चों को जो है कि दिमाग में कि इस फील्ड में हमारा फ्यूचर है कि नहीं। मोस्टली जो आजकल देखा गया है, बच्चे जो हैं वो CS की तरफ जा रहे हैं, उन्हें लगता है बस फ्यूचर बस यही है, बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं साइड हो रहे हैं। 100 बच्चों का अगर हम रेशियो लेते हैं तो 90 जो है वो उनका दिमाग होता है कि हम CS लें, 10 होते हैं जो वो और कहीं कुछ चीज़ों में जाते हैं। तो किस तरह मतलब मोटिवेट करना चाहोगे बच्चों को, और क्या स्कोप है कि वो कन्विंस हो जाए ये वीडियो के बाद के और भी सब्जेक्ट हैं अदर देन CS कि उन्हें जाना चाहिए? जिसमें हाँ सबसे पहले तो जो तुमने पहले बोला था कि इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। इंडिया में पर्टिकुलरली मैं मेंशन करना चाहूँगा कि इंडिया में ये बहुत प्रिवेलेंट है कि इंजीनियरिंग करो और सीधा कंप्यूटर साइंस लो और अच्छा सा पैकेज उठाओ, बस हाँ। इजी, थोड़ा इजी भी है और सेफ एंड सिक्योर भी है, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आदमी जल्दी स्टैब्लिश हो जाता है उसमें। 4 इयर्स की इंजीनियरिंग करके वो सीधा जॉब पे लग गया और लाखों का पैकेज मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। और रिसर्च में ये है कि आपको टाइम और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी उस लेवल पे जाने के पहले। आपको 3 साल की ग्रेजुएशन करनी है, नो डाउट, आपको 2 साल की मास्टर्स करनी है, 5 साल आपके पढ़ाई में निकल गए, फिर आपको पीएचडी करनी है, वो कम से कम 3 से 4 साल की पीएचडी होती है। तो आदमी सोचता है भाई मैं जल्दी से सेट हो जाऊँ रादर देन मैं पढ़ता ही रहूँगा क्या या सेट कब होऊंगा। तो इसीलिए मैं पहले मेंशन जैसे मैंने किया कि इस फील्ड के लिए इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। फिर आप ये आप भूल जाएं, आपके पास पैशन और वो होना चाहिए कि मुझे सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना है।
आप खुद का कंप्यूटर साइंस करके आप वेल सेटल्ड हो जाएंगे, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप में ये है कि मुझे सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना है या वेलनेस और अपब्रिंगिंग कैसे करनी है सोसाइटी की, तो आप ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप साइंटिफिकली कंट्रीब्यूट करके नॉलेज बढ़ाकर और उसमें इजाफा करें कि भाई कुछ मैं कैसे चीज़ों को बेटर बना सकता हूँ सबके लिए रादर देन खुद के लिए। तो इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है और आपको पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। मिलेगा आपको जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन जब एक बार मिलना शुरू होता है तो फिर आपको बहुत अच्छा लगता है कि जब आपका नाम डिफरेंट पब्लिकेशंस में आता है, सबके साथ सारे यूके के लोग होते हैं उसमें जितने लोगों ने काम किया होता है, और उनके साथ जब आप अपने आप को देखते हैं कि मैंने ये कंट्रीब्यूट किया और लोग वो रेफरेंस देते हैं उस चीज़ का कि भाई एक्स एट ऑल आपका नाम लेके, तो फिर उसमें एक अलग मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन मिलता है कि लोग मुझे जानते हैं वर्ल्ड वाइड। और ये आप यूएस में या कहीं पे भी जब आप अच्छे साइंटिस्ट बन जाएंगे तो जब आप कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते हैं तो सारे लोगों ने आपके पेपर पढ़े होते हैं, तो जब आप एक बार भी बोलते हैं कि मैं यूके से उस जगह से आया हूँ तो दे कैन इमीडिएटली रिलेट कि वो आपका पेपर था, मैंने पढ़ा था, तो देन दे टॉक अबाउट योर पेपर्स एंड तो जो फीलिंग आती होगी वो इमेजिन करके देखें। नो डाउट लॉन्गर रूट है, बट हाँ ये है कि आपको थोड़ा सा पेशेंट और वो रहना पड़ेगा, अपने आप से कंटेंट रहना पड़ेगा। और लाइफ किस तरीके की है यूके में? जैसे जो बिल्कुल पीएचडी करके अगर कोई बच्चा जा रहा है, पहली बार बाहर निकला है, तो कई लोग डरते भी हैं कि जिस तरीके की फैसिलिटीज में यहाँ पे रह रहे हैं वो तो वहाँ हमें मिलेगी नहीं। तो किस तरीके की लाइफ है, और वो वर्थ तो है एंड में जो अभी हमने बात करी, लेकिन स्टार्टिंग के लिए वो मतलब कैसे प्रिपेयर होके जाएं? हाँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से इस चीज़ को हैंडल करते हैं। तो शुरू में तो कल्चरल शॉक बहुत बड़ी चीज़ है, एक कि जो कभी बाहर नहीं गया हो वो पहली बार कोई भी कंट्री बाहर जाता है तो वो थोड़ा सा 5-6 महीना 1 साल उसको थोड़ा सेटल होने में लगता है। और पेरेंट्स से दूर, और खाना बनाने से लेके बाथरूम की सफाई तक आपको खुद करनी पड़ती है। सारा सुबह से शाम, पहले आप अपना पढ़ाई करिए या जॉब कर रहे हैं तो जॉब कर रहे हैं, फिर आप घर आइए, सारा खुद देखना, एक्स्ट्रा बर्डन रहता है आपके ऊपर। आप बहुत बिजी हो जाते हैं और आप शुरू में आपको लगेगा कि मे बी मेरे लिए ये जगह है नहीं सूटेबल, गिव अप होने लगता है बहुत जल्दी। ये बहुत फैक्ट बात है। लोग बहुत जल्दी डीमोटिवेट होने लगते हैं कि अरे यार इंडिया में ये अच्छा था, मम्मी खाना बना देती थी और कुछ नहीं, घर आए खाना मिल गया, बाहर गए, हाउस हेल्प वगैरह भी बहुत इजीली यहाँ पे मिल जाती है, हाउस हेल्प मिल जाती है और कुछ नहीं करना पड़ता सिवाय आप जो आप कर रहे हो पर्सनल वो ही आपको करना है। बाकी सब हो रहा है आपके आसपास। रादर देन यहाँ पे आप A to Z सारी चीज आपको करनी है, प्लस अपना कोर्स भी हैंडल करना है जिसके लिए आप आए, तो वो डबल बर्डन रहता है। तो काफी लोग, जब स्टूडेंट्स में बात करता हूँ तो जो नए नए आए होते हैं कोर्स में, तो वो कहते हैं मैं मिस कर रहा हूँ। मतलब 99% लोग यही बोलते हैं कि मैं घर मिस कर रहा हूँ। तो सबको मैं यही बोलता हूँ कि तुम 6 महीने तक इस फील्डिंग को थोड़ा सा रोक के रखना। फौरन डिसीजन नहीं लेना चाहिए इसमें कि मैं जा रहा हूँ या मैंने कोर्स छोड़ दिया, ये मत सोचे बिल्कुल। एक बार आप सेटल हो गए 6 महीने में, फिर आप रियली बहुत एंजॉय करते हैं। आप एंजॉय करेंगे कोर्स भी और अब वहाँ की लाइफ भी। वहाँ पे लोगों के साथ कैसे रहना है ये आप सीखते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ पे अच्छा लगने के लिए, आपको सेटल होने के लिए। जो शुरू में इंडियन लोगों को थोड़ा सा, मैं भी शुरू में आइसोलेटेड फील करता था ग्रुप में, बट आपको धीरे धीरे ये मतलब लाइफ जो है वो सिखा देती है कि मैं अगर सबके साथ अपने लैब वाले जो डिफरेंट कंट्रीज से हैं, उनके डिफरेंट तरीके हैं बात करने के, वो आपको एंटरटेन शायद ना करें जैसे आप इंडिया में फ्रेंड्स आपको एंटरटेन करते हैं। एक फोन में कोई भी आ जाता है, आ जाओ भाई चलते हैं बाहर, आ गए सब लोग, वैसा नहीं होगा वहाँ। वो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, बट ये है कि आप सीखिए कि वो लोग कैसे रहते हैं और आपको उन्हीं की तरह साथ में रहने आना चाहिए। और जब आप एक बार उस लाइफ में सेटल हो जाते हैं तो फिर जब वो आपके साथ जेल अप भी तभी करेंगे जब आप उनके तौर तरीकों को फॉलो अप करेंगे। तो वो चीज़ जब एक बार शुरू हो जाती है तो फिर आप फील करने लगते हैं कि अब मुझे मज़ा आ रहा है, अब मैं और रहना चाहता हूँ।
फिर ये तभी होता है शुरू के फेज के बाद। आपको हर आदमी ये बोलता है कोई बाहर गया तो वापस नहीं आना चाहता है। ये भी सुना है, बहुत कॉमन है। ये बहुत कॉमन है, जो वहाँ चला गया और वो सेट हो गया तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, लोग कहते हैं भाई उसके लिए वापस आना। लेकिन शुरू का फेज कोई नहीं बताता कि शुरू के 6-7 महीने और 1 साल बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो अपना दिमाग प्रिपेयर करके जाएं, बच्चे जो भी बाहर निकलने का अगर प्लान कर रहे हैं या फ्यूचर में कभी ऐसा है कि हमें बाहर पढ़ने जाना है, तो ये मन पक्का करके जाए बिल्कुल कि 1 साल के बाद ही घर वापस आना है, कुछ भी हो जाए। कोई भी जल्दी डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी परेशानी में क्विक रिस्पॉन्स नहीं करना है, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखना है शुरू के 5-6 महीने। उसके बाद आपको बहुत मजा आएगा और आपको लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया यहाँ के, और वेल वर्थ है सारा। और यहाँ पे सीखने को बहुत मिलता है वहाँ पे सारा। जब आप खुद से करते हैं तो आप एक अलग आदमी बन के निकलते हैं एंड में, सेल्फ इंडिपेंडेंट, वर्क से रिलेटेड हो, वहाँ पे भी आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है। आप ऑब्वियसली अंग्रेजों से डील करते हैं सारी चीज़ों में रोज़मर्रा में, तो आपका एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत अलग चला जाता है यहाँ इंडिया से। मैं कहूँगा बाहर बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ती है और आपका रहन सहन, आप फिर आपको कोई अगर अलग पर्सनालिटी निकल के आती है। बिल्कुल अलग पर्सनालिटी निकल के आती है उससे। अब हम पूछना चाहेंगे कि तुम्हारी पर्सनल जो जर्नी है वो किस तरीके की रही। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पढ़ाई करने के बाद फिर तुम किस तरह पहुँचे, कहाँ से, मतलब कैसे कैसे फिर आगे बढ़े वो, और थोड़ी सी झलक अगर तुम कंफर्टेबल हो तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में कि तुम किस तरह देखते हो चीज़ों को वहाँ पे और कैसे एंजॉय करते हो, और पर्सनल चीज़ें, पर्सनल एक्सपीरियंस सारा। तो यहाँ से लखनऊ से स्कूलिंग करी थी, उसके बाद फिर दिल्ली आ गए थे। तो दिल्ली में एमिटी यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन करी। उसके बाद फिर जामिया हमदर्द से मास्टर्स करी बायोकेमिस्ट्री में, जो कि मैं कहूँगा बहुत काफ़ी अच्छा कोर्स था। बेस कंसेप्चुअल बेस मुझे लगता है कि मैं क्रेडिट दूंगा जामिया हमदर्द को कि कोर्स वर्क ऐसा स्ट्रिंजेंट था कि उसने बहुत हेल्प करी आगे के लिए। उसके बाद जामिया हमदर्द से 2 साल मास्टर्स करने के बाद फिर मैंने 3.5 ईयर्स की PhD करी एम्स न्यू दिल्ली से, और जो कि एक ऑफ कोर्स एक अलग एक्सपीरियंस था। बिल्कुल उसमें सिलेक्शन होना ही वहाँ पे अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। है। वो जो है वो मतलब वो याद, अभी भी मुझे वो दिन याद है कि जब मैंने पहली बार जाके एडमिन सेक्शन में एडमिशन लिया था 1000 रुपए की फीस देके। तो वो एक बड़ा अच्छी फील आई कि मैंने कोई पैसा नहीं लेना पड़ा किसी से। मैं अपने ही जो लोग घर में आते हैं ना मिलने आपसे, आपको पैसे दे जाते हैं, लो भाई 50 रुपए 10 रुपए बहुत होते थे उस टाइम। तो वो कलेक्ट करके जो गुल्लक बना था उससे तोड़ के मैंने अपनी फीस भरी एम्स की। तो क्योंकि वो पता था 950 रुपीज की फीस थी वो। तो मैंने कहा ये तो मैं सेल्फ बेयर कर सकता हूँ। तो जाके ले आया। तो पापा बोलते थे कि भाई एडमिशन हो गया। मैंने कहा हाँ हो गया। क्योंकि पैसे नहीं लिए तुमने। मैंने कहा पैसे की जरूरत नहीं, 1000 रुपए का ही था। तो एम्स में पढ़ने का एक अलग एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। एक आपको एम्स की डिग्री हो तो आप प्राउड फील करते हैं बहुत उसमें। एम्स में 3.5 साल कैंसर में बेसिकली मैंने कैंसर वायरस बेस्ड कैंसर ट्रीटमेंट में रिसर्च करी। तो मैंने वायरस और कैंसर को दोनों को इनकॉर्पोरेट किया, ताकि अगर मुझे ऐसा लगा कि इंटरेस्ट भी था और थोड़ा मुझे लगा कि शायद थोड़ा ब्रॉडर अपना एरिया रखूंगा, ताकि आगे के लिए अगर मैं कैंसर में जाना चाहूँ तो कैंसर में भी जा सकते हैं, अगर वायरोलॉजी में जाना है तो थोड़ा बहुत वायरोलॉजी का भी एक्सपीरियंस है। उसके बाद फिर वहाँ से मैंने पोस्ट डॉक्टरेट की। फर्स्ट टाइम जब मैं बाहर गया इंडिया के, वो था आपका दिल्ली में बहुत फेमस उसका सेंटर है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, जो ICGB बोलते हैं जिसको, न्यू दिल्ली में है। और उसके 3 सेंटर्स हैं। UN का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो पहला सेंटर। उसका मेन हेडक्वार्टर्स जो है इटली में एक छोटा सा टाउन है, त्रिएस्ते बोलते हैं उसको। पहले मैं ट्राइस्ट बोलता था, बट इटली जाके उन लोगों ने बोला नहीं त्रिएस्ते बोलो, करेक्ट करो उसको। तो त्रिएस्ते में सेंटर था। वहाँ मैं 2 साल कोर वायरोलॉजी लैब में था, जो कि जीका, डेंगी और वेस्ट नाइल वायरसेस पे रिसर्च करते थे। तो वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे। शुरू में हम लोग ने बात करी कि शुरू के 6 महीने काफ़ी प्रॉब्लम हुई, बहुत टफ हुआ, समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें, रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे थे। तो और टेंशन हो रही थी कि
मुझे लगा था कहीं मुझे बाहर वापस ना भेज दें ये लोग। फ्लाइट में जाने के भाई ये एक फनी मोमेंट है कि फ्लाइट में लोग पूछे थे और भाई कैसा लग रहा है, तो मैंने कहा कैसा तो छोड़ो, मुझे अभी टेंशन हो रही है कि मैं वहाँ रहूँगा कैसे। तो 2 साल वहाँ पे था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छे हम लोग ने पेपर पब्लिश किए वहाँ से। ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स का पेपर वहीं से पब्लिश किया। अच्छा। मेन काफ़ी बड़ा मतलब मेरे लाइफ का सबसे बड़ा पब्लिकेशन था वो अभी तक का वहाँ से। फिर वहाँ से फिर एक चीज़ थी कि फैमिली वाइज थोड़ा यूरोप में रखना थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें वीज़ा वगैरह अगर आपको फैमिली बुलानी है उसमें काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, घर कितना बड़ा है, कमरे कितने हैं, बहुत ज़्यादा, और टाइम थोड़ा स्लो प्रोसेस है वीज़ा का भी फैमिली वगैरह फैमिली को बुलाने के लिए। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि भाई फैमिली वाइफ थी और बेटी थी, तो ये सोचा गया कि भाई इटली में कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो थोड़ी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे मीडियम ऑफ एजुकेशन भी थोड़ा भाई इंग्लिश हो और बच्चा पढ़ सके और वाइफ वगैरह को भी आराम से बुला सके। तो फिर वहाँ से मैं इंटरव्यू देना शुरू किया। तो वहाँ से मेरी जॉब स्विच हुई पहली बार लंदन के पास एक जगह है सरे। तो सरे में एक परब्राइट इंस्टीट्यूट है जो कि कोर वायरोलॉजी का ही सेंटर है। वहाँ पे भी दुनिया टाइप के वायरसेस पे रिसर्च होती है। तो पहली बार इन्फ्लुएंजा वायरस पे जिस ग्रुप में ज्वाइन किया उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस पे रिसर्च होती थी, तो वहाँ पे मैं 2 साल रहा। फिर और एक्सपीरियंस मिलने के बाद मुझे लगा अब थोड़ा आदमी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाती है, स्विच करें। फिर लगता है कि अब भाई और एक्सपर्टीज मिल गई है, अब और बड़े ग्रुप में जाना चाहिए। तो फिर आदमी की एक ड्रीम होती है कि भाई यूके में बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं, जो सबसे टॉप नॉच साइंटिस्ट हैं वायरोलॉजी में, वो कौन कौन है, और आपको अगर आप उस फील्ड से हैं तो आपको ये पता होता है उनके पेपर पढ़ के। तो फिर मैंने उन लोगों को मेल करना शुरू किया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके पास ज्वाइन करने के लिए। और एक बार आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा हो जाता है और सीवी अच्छा हो जाता है, तो फिर वो लोग आपके मेल का रिस्पॉन्ड ज़रूर करते हैं, भले वो नेगेटिव हो, लेकिन वो कभी खाली नहीं जाने देंगे। तो वो आपका सीवी देख के आपको लिखते हैं। तो ग्लासगो में जो अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे मेरे बॉस हैं जो डायरेक्टर भी हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट के, काफ़ी बड़ी शख्सियत हैं कोविड की पूरे वर्ल्ड में। अच्छा। मतलब हाँ, और इन्फ्लुएंजा वायरस में भी बहुत बड़ा नाम है यूके में। तो मैंने उनको जब मेल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि 3 महीने बाद मेरे पास एक पोस्ट आएगी, बट तुमको उसमें ऑफिशियली अप्लाई करना होगा, उसका सिलेक्शन प्रोसेस वैसे ही होता है, अप्लाई करो फिर इंटरव्यू बेस्ड होगा। तो वो मैंने इंटरव्यू दिया तो लकीली वो हो गया वहाँ पे, और तब से मैं ग्लासगो में ही हूँ, सेंटर फॉर वायरस रिसर्च पे उनके साथ काम कर रहा हूँ। और पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है क्योंकि तब तक ऑलमोस्ट नाउ मतलब 5 साल हो गए हैं और रेजिडेंस परमिट भी मिल गया है। मेन प्रॉब्लम एक है कि भाई यूके में वीज़ा आजकल तो आपने देखा होगा कि वीज़ा फीस भी थोड़ी बढ़ गई है, तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं कि भाई मिनिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए तब आप यूके आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा नेगेटिव पॉइंट रहेगा लोगों को। जितने लोग अब जा रहे थे वो शायद उतने लोग अब यूके नहीं जाएंगे इस वजह से, बट अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़रूर आइए। मतलब ऐसा ना हो कि आप मत आए। अगर आपको सारा क्राइटेरिया आप वीज़ा का फुलफिल करते हैं और आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है तो आप ज़रूर आइए और ग्रीन कार्ड लीजिए, उसके बाद ऑप्शंस और आपके खुल जाते हैं। वीज़ा की फ़ीस वगैरह अगर वो कवर नहीं करती है आपकी इंस्टीट्यूशन, वो आपको सेल्फ बेयर करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होता है फाइनेंशियली मैं कहूँ। बट 5 साल के बाद जब आपको वो मिल जाएगा तो फिर आप बिल्कुल ओपन हो जाएंगे और आप सारे बेनिफिट्स वगैरह आप क्लेम कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट आपके बच्चों को और टैक्स फ्री और अलाउंसेस वगैरह देती है, आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारा रूटीन कैसा रहता है और अपने मतलब एंजॉय किस तरह करते हो, मतलब माइंड फ्रेश किस तरह करते हो अपना रूटीन से अपने हटकर, अगर तुम कोई हॉबीज़ है या कुछ वो अगर शेयर करना चाहो। तो रिसर्च के अलावा मुझे एज यूजुअल सारे इंडियन लोगों का क्रिकेट से बहुत प्रेम है। तो क्रिकेट कभी छूटता नहीं है, चाहे आप कहीं पे भी बैठे हो। इतना प्रिवेलेंट हो गया है कि मतलब हम लोग ने क्रिकेट की बात
चाहे वो कोरोना वायरस की रिसर्च चल रही हो अंदर, आपस में एक दूसरे से ये जरूर पूछते हैं भाई स्कोर कितना हुआ। अच्छा। हाँ, तो ये चीज तो नहीं जाती है। और वो इतनी कंसिस्टेंटली क्रिकेट की बात करते करते हमारे जो बॉस है, जिनको कोई आइडिया नहीं था क्रिकेट का। अच्छा। हाँ, अब आप देखिए कि वो आपको कंफर्टेबल कराने के लिए क्या क्या करते हैं। जब आप एक बार उनके साथ सेट हो जाते हैं, उन लोगों के साथ आप ढल गए और उनके साथ आप उनके अच्छे फ्रेंड्स बन गए, और अब उनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है, बॉस को मुझे ज़रूरत है, उसको पता है कि आप इसको जाने नहीं दे सकते ना, तो ही विल मेक श्योर कि आप किसी भी तरीके से ये जगह नहीं छोड़ें और कंटिन्यू करें उसके साथ। तो उसके लिए वो आपके मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि यहाँ के डायरेक्टर के साथ कभी मैं बैठ के चाय पीऊँ या पूछूं और आपकी फैमिली कैसी है। ये बहुत रेयर होता है। यहाँ पे एक रिस्पेक्ट का लेवल बहुत ज़्यादा है इंडिया में। सर आ रहे हैं तो भाई बॉस है, साइड हो गए, बात नहीं, फ्री नहीं हो सकते। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे बॉस के साथ आप बैठिए, बिल्कुल एज अ फ्रेंड बात करिए, कोई भी बात उनसे आप कर सकते हैं, वो बिल्कुल कोई रिएक्ट नहीं करेंगे। उनके अगेंस्ट भी कोई बात होगी तो आप उनको बोल सकते हैं कि मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आई, और इस चीज़ को वो बिल्कुल पॉजिटिवली लेते हैं। वो कहते हैं नहीं, मैं अगर ऐसा है तो बिल्कुल वो अपोलोजाइज करेंगे और वो कहेंगे कि मैं कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब मैं अपनी तरफ से इंश्योर करूंगा, और अगर तुमको फिर भी लगे तो तुम फिर से मुझे बताना। तो ये बहुत बड़ी मतलब एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस बहुत मतलब ये अच्छी बात है। इसको भी गौर करें, अंडरलाइन करें इसको अच्छी तरह। तो आप सोचिए कि वो आदमी जिसको क्रिकेट का सी नहीं पता, और वो कहानी सुनते सुनते हम लोगों से वो बोलते हैं कि भाई T20 इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है फाइनल वर्ल्ड कप में। तो वो बोलने लगे कि मैं देखना चाहता हूँ। तो हम लोग ने कहा कि ठीक है भाई, आपके लिए अरेंज करते हैं। तो हमने घर पे टीवी के साथ उनको बुलाया कि आप आएँ और मैच देखें, तो रूल्स आपको समझाए जाएंगे भाई। तो उन्होंने, आप इमेजिन करेंगे, उन्होंने पूरा मैच हमारे साथ T20 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखा। और पूरा एंजॉय किया, पूरा रूल्स समझ के पूरा गए। और मतलब कि जब भी वो क्रिकेट की कोई भी न्यूज़ कहीं और आती है, वो मुझे अलग से मैसेज में भेजते हैं कि भाई इंडिया जीत गया, या ये क्या हो रहा है, या स्कोर क्या हो रहा है। तो अब वो मेरे साथ फॉलो अप करते हैं। मतलब वो उनको पता है कि लोगों को कैसे एक साथ लेके चलना है, तो वो इस तरीके से सबको कंफर्टेबल बनाते हैं और हेल्प करते हैं। आपको उनकी तरफ से, लोगों की तरफ से कोई इशू नहीं रहेगा। ये पॉजिटिव चीजें हैं वहाँ की, बिल्कुल। और उसके अलावा मैं, जैसे आपने पूछा कि भाई खुद के लिए क्या करते हो, तो हाँ, तो मैं क्रिकेट खेलने का थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे, मुझे लगता था स्कॉटलैंड में तो कोई क्या क्रिकेट खेलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दूर दूर से जब चीज़ें अनक्लियर रहती हैं तो आदमी 10 चीज़ें सोचता है। जब आदमी एक्चुअली फेस करता है तो फिर चीज़ें क्लैरिफाई होती हैं। तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि हर छोटी छोटी सिटी में क्लब्स हैं वहाँ पे, जो काउंटी टाइप क्लब्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। तो मुझे लगता था इंग्लैंड में ही क्रिकेट होता है, काउंटीज वगैरह में, लेकिन ऐसा नहीं है। स्कॉटलैंड में भी बहुत सारे अपने उनके क्लब्स हैं जो क्रिकेट बहुत सीरियसली क्रिकेट खेलते हैं। उनके खुद के ग्राउंड्स हैं जो वो मेंटेन करते हैं, बहुत खूबसूरत ग्राउंड है। तो मैंने भी अपने आप को एक क्लब में इनरोल करा लिया वहाँ पे। तो मैं उनके साथ खेलता हूँ। और अभी आजकल तो सर्दियों का टाइम है तो क्रिकेट बंद रहती है। आपको पता ही है इंग्लैंड में क्रिकेट मार्च अप्रैल से शुरू होती है यूजली, जब थोड़ा समर टाइम होता है। समर तो वैसे क्या ही होता है उनका, सर्दी और काले बादल तो रहते ही है मोस्टली साल भर। वो थोड़ा सा एक वेदर का मैं कहूँगा थोड़ा सा ड्रॉबैक जरूर है, लेकिन वो भी बॉडी आपकी अडेप्ट कर लेती होगी, वो कर लेते हैं। हाँ, शुरू में आप इंडिया से ऑफ कोर्स जाएंगे तो सर्दी वर्दी और ये सब चीज़ें ज़्यादा लगती है, थोड़ा यूज टू नहीं होते। वेदर थोड़ा सा बारिश और डल वेदर रहता है थोड़ा सा, लेकिन आप यूज टू हो जाते हैं। फिर आपको 1 साल 1.5 साल बाद फिर आपको कुछ नहीं लगेगा, आप ठीक अच्छा लगेगा, आप एंजॉय करेंगे। मेन है मोस्टली आप काम वाम कर रहे होते हैं सुबह से शाम तक, वीकडेज में मंडे टू फ्राइडे तो आपका काम ही रहता है। तो आप अपनी जिस बिल्डिंग या कहीं पे भी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो आप वैसे भी बाहर तो जाते नहीं है। तो वीकेंड और ये सब टाइम ही आपको मिलता है बाहर घूमने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बारिश भी हो रही होगी तो आप थोड़े दिन में आदत हो जाएंगे कि यार ये तो रोज का है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा, एक जो चीज़ आम जनता के दिमाग में सबके में रहती है कि साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च किस तरह करते हैं, वो क्या पहनते होंगे, या वायरसेस के साथ वो रिसर्च कर रहे हैं तो क्या उनको नहीं इफ़ेक्ट करते वो वायरस, तो क्या प्रिकॉशन लेते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ।
तो यूके और जितने भी मेजर यूरोपियन या यूएस की कंट्रीज़ हैं जो रिसर्च इनको बोलते हैं हाईली पैथोजेनिक वायरसेस बेसिकली। तो जो कंट्रीज़ इन चीज़ों पे रिसर्च करती हैं वो इसका SOPs जो होते हैं सेफ्टी पर्पसेस से वो बहुत ज़्यादा सीरियसली फॉलो करते हैं इसको। मतलब आप कोई भी चीज़ वर्बली नहीं कर सकते। आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट रिसर्च करने के पहले अगर वो पहली बार कर रहे हैं आप, तो आपको उसका एक पूरा रिटन डॉक्यूमेंट देना होता है और वो 8-10 लोग अप्रूव करते हैं उसको कि ये चीज़ अलाउ करी जाएगी कि नहीं। आप ऐसे कोई भी चीज़ सोच के अंदर जाके रिसर्च नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, पहली बात। और वो सारे SOPs के थ्रू पास ऑन होके कैसे हैंडलिंग है, कैसे डीलिंग है, कौन से एक्सपेरिमेंट कैसे करने हैं, वो सारी चीज़ अलग अलग SOPs में अलग अलग लोग जो अलग अलग एरियाज ऑफ वायरोलॉजी में रिसर्च करते हैं वो पहले लिखते हैं, वो अप्रूव होता है, फिर वो चीज़ कंटिन्यू की जाती है। अच्छा ये कि ये चीज़ होती कहाँ है, सबको लगता है भाई ये कैसे होता है, जैसे आपने पूछा। तो इसके लिए अलग लैब्स होती हैं जो कि बहुत हाई कंटेंट और हाई कंटेनमेंट जोन आप कह सकते हैं। उसमें क्या है कि सबसे कॉमन चीज़ वो जो मेंटेन करता है अंदर की कि भाई वायरस इधर उधर नहीं घूम रहा हो, जो भी आप एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर रहे हैं वो कहीं लीकेज होके इधर उधर नहीं चला जाए। सबसे मेन डर तो यही रहता है कि वो फैले नहीं, क्योंकि वो फैल गया तो आपका पर्पस खत्म हो गया रिसर्च करने का। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि अंदर का जो उस पूरी लैब का अंदर का जो प्रेशर है वो मतलब हाई प्रेशर रहता है हमेशा। तो जो एयर वेंटिलेशंस है वो बाहर का एरिया नेगेटिव रहता है उस डोर से बाहर, और अंदर का एरिया जो है वो पॉजिटिव रहता है। तो एयर सर्कुलेशन जो है वो अंदर से बाहर कभी नहीं जाएगा। हमेशा अगर आनी होगी तो हवा बाहर से आएगी। अच्छा। और अंदर की हवा कभी भी बाहर नहीं जाएगी, सबसे पहला ये चीज़। और जितनी भी हवा वेंट से उस रूम में आ रही होंगी वो सारी मल्टीपल फिल्टर्स के थ्रू आती है। तो कभी भी अगर एक्सीडेंटली कोई लीकेज भी हो जाए, जो होता है स्पेलिस भाई ह्यूमन एरर तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता ही है, तो वो कभी भी उस सिस्टम में एयर वेंट्स में वो चीज़ पास ऑन नहीं होगी, क्योंकि वो सारे ऐसे हाई ग्रेड के फिल्टर्स होते हैं जो सारी स्पेलेज और इन सब से जो वायरस बनता है वो उन सबको रोक लेती है। और आपको पूरा अपना शूटिंग और वो पूरा SOPs के अकॉर्डिंग सब अपना पूरा एक एक पार्ट बॉडी का सब कवर करके जाना है। पूरा सर से लगा के पैर तक सारा कवर करना है। कुछ जगह ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा और सीरियसली इस चीज़ को लेती हैं, जैसे कि जो सरेम इंस्टीट्यूट था वो बहुत ज़्यादा सीरियसली इस चीज़ को लेता था। तो वो लोग क्या करते थे कि ये थोड़ा ऑकवर्ड है कि वो लोग जो है आपको उस एरिया में अंदर जाने के लिए अपने सारे कपड़े बाहर उतारने हैं। सारे मतलब सारे। अच्छा। हाँ, सारे मतलब सारे। कुछ भी आप पहन के अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि आप बाहर से क्या अंदर ले जा रहे हैं और वो उस चीज के वायरस के साथ क्या मिक्स होगा वो आपको नहीं पता। तो उस चीज को भी कहते थे कि नहीं, बाहर का कोई भी सामान अंदर नहीं जाएगा सिवाय आपके। तो वो सारे आपको एक एरिया में अपना अनड्रेस होके, और उनका एक बहुत बड़ा सा शावर था। वो आप शावर अच्छे से, वो फिक्स टाइम का शावर है और वो एक पर्टिकुलर स्पीड से आपके ऊपर गिरता है कि सारी भी जो भी आपके चीज बॉडी में लगी होगी वो सब वॉश आउट हो जाएगी और आप उसको रोक नहीं सकते। एक बार वो डोर लॉक हुआ, वो शावर स्टार्ट हुआ, तो वो 3 मिनट्स का शावर वो रुकेगा नहीं। अब अच्छा। आपको अंदर रहना है उसके, मतलब अब आपको लग रहा है कि आपको सांस नहीं आ रही है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो चल रहा है, वो बंद नहीं होगा। और वो बंद होने के बाद फिर आप दूसरी साइड निकलेंगे तो दूसरी साइड सारे अंदर के कपड़े सब जो स्टरलाइज्ड आप बोलते हैं ड्राई क्लीन जो आप बोलते हैं, तो ड्राई क्लीन का एक और ग्रेड होता है ऑटोक्लेव्ड। अच्छा। उसमें धोने के बाद उसको हाई प्रेशर स्टीम के साथ रखा जाता है ताकि वो सारे कीटाणु सब आपके मर जाए। तो वो कपड़े आप पहन के अंदर जाते हैं, अपना जो भी है काम करते हैं। वो ऐसा बिल्डिंग, पूरा बिल्डिंग होता है, ऑफिस भी होता है उसी में। जब आपका एक्सपेरिमेंट है तो आप और अंदर लैब्स में चले गए, काम किया, बाहर आके बैठ गए ऑफिस में, और जब आप बाहर निकलना होगा तो वही सेम प्रोसेस फिर से फॉलो करना होगा। कपड़े अंदर के डंप कर दिए, फिर अनड्रेस किया, फिर शावर पूरा 3 मिनट का जब तक सायरन नहीं बजा, और बाहर फिर आप अपने कपड़े पहन के वापस अपने नॉर्मल जो ऑफिस है जहाँ पे आप बैठते हैं वहां जा सकते हैं। तो बहुत सीरियसली उस चीज़ को फॉलो किया जाता है और ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ फॉलो नहीं की जाएगी तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। ऑफ कोर्स कोरोना वायरस तो किसी को भी, और इन्फ्लुएंजा वगैरह किसी को भी हो सकता है। तो आप ऐसे
इन चीज़ों को इतने आराम से हैंडल नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो देखिए, डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट तो हर आदमी करता है, डॉक्टर्स के बारे में सबको पता होता है वो क्या सेक्रीफाइस करते हैं सब कुछ, लेकिन साइंटिस्ट का भी उतना ही और उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। वो आपको मेडिसिन दे रहे हैं और क्या क्या वो खुद अपने ऊपर झेल कर दे रहे हैं कि जहाँ के जो रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, और फिर आप रिसर्च करके अपनी जान जोखिम में डालकर कई बार इन्फेक्शन पकड़ ही लेता होगा। हो जाता होगा, हो हाँ। जाता है। मतलब अभी ये नहीं बोल सकता कि मैं मेरा वहां से कुछ मैंने पकड़ लिया या बाहर से बाहर हो से। गया, तो आप ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। बट ये है कि आपको ये रिस्क एनवायरनमेंट में तो आप है। मतलब पेरेंट्स बोला करते थे कि भाई ये छोड़ दो, उनको घबराहट होती थी कि भाई कोरोना में वायरस कर ये रिसर्च करने का कोई फायदा नहीं है और तुम कहीं बीमार ना पड़ जाओ। तो देखिए पेरेंट्स को तो रहता ही है अपनी तरफ से, बट ये है कि भाई सोसाइटी के अपब्रिंगिंग में ये बहुत जरूरी है कि किसी ना किसी को तो रिस्क लेना पड़ेगा इस चीज का, तो हम लोग बेसिकली वो रिस्क लेते हैं। तो साइंटिस्ट वो रिस्क लेते हैं, हम तक दवाएं पहुंचाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है हमारा जब जो दिल करे हम वो दवाएं खा लें और अपनी बॉडी को बिल्कुल। नुकसान पहुंचाएं। जो वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बात शुरू करी थी कि हर चीज़ के लिए दवाएं नहीं खानी चाहिए। तो आज की इस कॉन्वर्सेशन को यहीं पे रखते हैं, और फिर जब नेक्स्ट टाइम खालिद आए तो मैं और क्वेश्चंस रेडी रखूंगी। अगर कुछ आया दिमाग में कि हाँ ये हमें पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए, मैं तो जो क्वेश्चन रेडी रखूंगी तो वो रखूंगी। बाकी अगर आप लोगों को भी कुछ पूछना है पढ़ाई से रिलेटेड, वहाँ की लाइफ से रिलेटेड, या कुछ भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है बीमारियों को रिलेटेड, तो कमेंट करें और फिर हम दोबारा पकड़ेंगे खालिद को, क्योंकि अभी तो है यहाँ पे ये जब वापस जाने का इसका टाइम होगा तो हम दोबारा ये चीज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो भेजिए। बाकी हमारी पूरी जनता की तरफ से मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सारा कुछ शेयर करा है, तो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द ब्लॉग। नहीं बिल्कुल। अरे ये तो मेरा पॉडकास्ट बन गया मेरा पहला पॉडकास्ट एक साइंटिस्ट के साथ जितने लोगों की हेल्प हो जाए वो मैं चाहता हूँ। अगर किसी को भाई कोई डाउट हो तो आप जरूर मैसेज कर सकते हैं। हाँ। टच में आने के लिए अगर कोई पर्टिकुलर सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और कोई भी किसी तरीके का सवाल आपके मन में हो यूके के बारे में या रिसर्च के बारे में तो आप जरूर पूछें। ठीक है, थैंक चलो यू।